हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं अपने CISF का प्रीवियस ईयर पेपर। जो आपके CISF में हिंदी आई थी वो ही हम आज यहां पर कवर करने वाले हैं। CRPF का प्रीवियस ईयर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और वो चैनल पर अपलोडेड भी है। चैनल पर भी आप उसको देख सकते हो और आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप में भी उसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप जा कर के उसको देख सकते हो। आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, CRPF, BSF, CISF, तो ये सब हमारी क्लासेस चल रही हैं। और बाकी का आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो फटाफट से अपनी आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि देखिए आपको रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवाइज़ करने से आपका फ़ायदा ये है कि पहले आप क्लास अटेंड करोगे, उसके बाद अपना जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रिवाइज़ करोगे, तो फिर देखिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डेफिनेट हो जाएंगे, यानी पक्के हो जाएंगे आपके, कि जो भी आपने पढ़ा है उससे ये भी पता चलेगा कि क्लास से हमको कितना सीखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो फटाफट से हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्वालिटी कम हो सकती है तो आप अपने फ़ोन से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पेपर है और आपको पता है कि पेपर किस तरह का आता है। तो देखिए फ़ोटो जो होते हैं उसके थोड़ा भद्दे फ़ोटो हैं, तो इसलिए आपको अपने फ़ोन से क्वालिटी बढ़ा करके अपनी क्लास कंप्लीट कर लेनी है। 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और देखिए 100 क्वेश्चंस में हम 50-50 करके कवर करेंगे और इस क्लास को हम 2 पार्ट में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस। आप लोगों ने बोला था कि सर प्रीवियस ईयर कराइए हर चीज़ का, तो देखिए सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा मैं आपको। बीच में ही क्लास हमारी ब्रेक हो गई है, तो हिंदी में प्रीवियस ईयर करा लेंगे। जो हमारा हिंदी में टारगेट था 2100 प्लस क्वेश्चंस का, उसकी समथिंग 17 के आसपास क्लास हो चुकी हैं और 450 के आसपास हमने उसमें क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। डेली 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्लासेस का टाइम भी बता देता हूँ। हमारे क्लासेस का टाइम क्या है, तो सुबह को 7 बजे होता है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और अगर हम बात करें दोपहर 12 बजे की तो होता है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट, और अगर हम बात करें शाम को 7 बजे की तब होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो जिन भी बच्चों को टाइम नहीं पता था उनको टाइम भी पता चल जाएगा और हमारी तैयारी के बारे में भी पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से अपनी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो डेली अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन बताइए कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा, बधू पिलस के उत्सव शब्द की संधि क्या होगी। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, बधू प्लस के उत्सव शब्द दिया है, तो इसकी हमको संधि बतानी है कि संधि क्या हो जाएगी। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि बधू की बधूत्सव होगी। देखना इतना है कि बधोत्सव तो देखिए होगा ही नहीं, ये वाला गलत है कि बधू में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या फिर बड़े ऊ की, तो बध्योत्सव भी नहीं होगा। हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, तो अब इन दोनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर C टिक किया होगा सभी का करेक्ट हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख करके चलना, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उससे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्या उसी तरह का पेपर आपका आ रहा है या आपका अलग टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों क्लास से मैच कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट थे कि देखिए वीडियो के लास्ट में भी कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ निगेटिव। तो देखिए जो निगेटिव चीज़ होती हैं उनसे हमको सीखने को ही मिलता है कि हम लोगों ने क्या गलती की है, तो उसको सुधारने का मौका तभी मिलेगा जब आप लोग बताओगे। तो एक डाउट था कि जो हम क्लास चला रहे हैं वो उन प्रीवियस ईयर से डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आज आप वो भी मैच करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए संधि का क्वेश्चन है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बधूत्सव ही संधि कराऊँ और जो मैं संधि करा रहा हूँ वो ही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। मैंने आपको संधि कराई है और देखिए संधि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से संधियाँ होती हैं। तो ये इतनी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। अब जैसे अगला है पुरोहित, इस पद में आपको संधि बतानी है। तो पुरोहित में संधि क्या होगी, तो पुरोहित में संधि बनेगी पुरह प्लस के हित। तो पुरह प्लस के हित क्या हो जाएगा, पुरोहित। और संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो जाएगी, सीधे सीधे हमको पता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्वरित, इस पद का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए
जैसे आपका स्वागत होता है उसी तरह से स्वरित का हमको संधि विच्छेद करना है। तो स्वागत में क्या करते हैं हम, सु प्लस के आगत करते हैं। संधि भी हमको यहाँ पर बतानी है कौन सी संधि हो जाएगी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ई का य हो जाएगा, ऊ का ब हो जाएगा, ई को यणची। और इसमें क्या होता है, जो पहले वाला शब्द होता है उसका आधा हो जाता है। तो देखिए अब स्वरित को अगर हमको तोड़ना है तो स्वरित में हमको समझ आ रहा है कि पहला आधा शब्द है तो इसका पूरा स बना दीजिए। बाकी क्या बनेगा, देखिए ब है तो उसका ऊ बना दीजिए। लास्ट में क्या बचता है, अच्छा स्वस्ति है, तो स्वस्ति है तो बात वही है, सु प्लस के अस्थि हो जाएगा। मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सु प्लस के अस्थि हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो इस स का क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। ऊ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, मैंने बोला था ई का ये और ऊ का व, तो ऊ क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। और बाकी आप देख ही सकते हो, आधा स और ती, तो स्वस्ति कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। और क्या हमारा संधि विच्छेद होगा वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो क्या हो गया, स्वस्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, अगला है फोर्थ क्वेश्चन, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सी होगी ये हमको बताना है। बाद में करूँगा, बाद में। तो विसर्ग संधि किसमें होगी, राजेश, नमस्ते, पवन या सदाचार। तो सबका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, आपको खुद से पता चल जाएगा। तो अगर हम राजेश की संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी राजा प्लस के ईस। ठीक है, तो हमारी विसर्ग संधि नहीं हुई। पवन में हो जाएगी पो प्लस के अन हो जाएगी। आप लोगों को बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो जैसे मैं संधि विच्छेद कर रहा हूँ तो आपको अपने माइंड में देखिए रिपीट करना है कि संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि होगी, ये सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी होंगी। तो ऐसे ही आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। नमस्ते की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमः प्लस के ते, जो आधा से है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। सदाचार में क्या हो जाएगा, सत प्लस के आचार। तो देखिए सत प्लस के आचार होगा और इसमें संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको बताना है कि महेंद्र, इस पद में संधि है तो महेंद्र में कौन सी संधि होगी, तो महा प्लस के इंद्र। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये है आज का आपका होमवर्क, बताना है कि देखिए संधि विच्छेद मैंने आपको कर दिया। सिर्फ ये बताना है कि फिफ्थ क्वेश्चन में ये वाली संधि होगी। और आप ऐसे ही बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ महेंद्र और आगे संधि का नाम। संधि विच्छेद करके दिखा दिया, सारा काम आपका हल कर दिया। आ प्लस के ई मिलकर क्या बना है, ए बना है। अब बता दीजिए, देखिए इतनी चीज़ें भी आपको बता दी, आ प्लस के ई मिलकर बना है ए, और ये पहचान कौन सी संधि की है, बस इतना सा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। पंकज, पंक होता है कीचड़ और जय से हो जाएगा जन्मा, कीचड़ में जन्मा, तो पंकज हमारा कमल हो गया। जलज, जल में जन्मा, कमल हो जाएगा। नीरज, नीर होता है पानी और पानी में जन्म, कमल का। लास्ट बचता है नीरद। तो देखिए जब भी आपको पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ दे तो कमल हो जाएगा, या कीचड़ वाला, या ऐसे समझ लीजिए कि कमल के पर्यायवाची के लास्ट में आता है अंत में जय, और जय हटाकर दय जोड़ दे तो हो जाएगा बादल, और धय जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा समुद्र। तो इस तरह से आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हिंट भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपके पर्यायवाची शब्द बदलते हैं। तो 3 प्रकार के पर्यायवाचियों में मैंने आपको रिलेशन बता दिया, आप बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप स्नान करो, इसमें क्या अशुद्धि है। तो देखिए अंडरलाइन करके दिया है, तो अंडरलाइन जो है वो संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, इसमें विशेष्य संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी। तो देखिए संज्ञा क्या होगी, तो संज्ञा तो इसमें दी नहीं है क्योंकि आप तो हमारा सर्वनाम है। विशेष्य या विशेषण की कोई बात की गई है तो ना विशेष्य है ना विशेषण है, तो सीधा सीधा क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द सही है। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है, रदलभ, दुर्लभ, ये रदुलभ है और ये है दुर्लभ। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो आप अगर सही से इनका उच्चारण भी करते हो तब भी आपको पता चल जाएगा कि सी वाला हमारा करेक्ट है। बताना है कि सुवाच्य का सही अर्थ है। तो सुवाच्य का सही अर्थ क्या होगा, सुडोल लेख, सुपठनीय लेख,
सुलेख या उनमें से कोई नहीं। तो सुवाच्य का हो जाएगा जो अच्छे से हम पढ़ सकें, तो सुपठनीय लेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है कि यह चिन्ह किस विराम चिन्ह को प्रकट करता है। तो मैंने ये 1000 बार आप लोगों को बता दिया होगा कि ये वाला होता है हमारा अल्प विराम, ऊपर पॉइंट और नीचे कोमा, सेम लैंग्वेज में आपको समझाया था अर्ध विराम, तो हमारा अर्ध विराम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूर्ण विराम होता है, ये टपकता हुआ आंसू आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क होता है, ये आपका योजक चिन्ह होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये बताइए कि आउट ऑफ 10 खुद से सोचिए कि इनमें से ऐसा क्वेश्चन है जो देखिए आपको ना पता हो या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैंने आपको ना कराया हो। सारे कराए हैं, प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है, जब पहले जो पढ़ाया हुआ पहले भी आ सकता है, वो बाद में भी आ सकता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर बस अपनी तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा डाउट अपने दिमाग में डालोगे तो फिर देखिए आप कन्फ्यूज़न में ना पढ़ पाओगे, ना ही अच्छे से तैयारी कर पाओगे। कहीं कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए जिससे आपको लगता है कि बेहतरीन तैयारी है। आप देखिए जैसे हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो आप 2 चैनल से भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि जहाँ आपको पसंद आए वो ही पकड़िए। ऐसा नहीं है कि आप इधर भी पैर फैलाओ उधर भी पैर फैलाओ, तो ऐसे बात नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। तो देखिए एक हो जाएगा एकलाप, एक हो जाएगा विलाप, एक हो जाएगा संलाप और एक हो जाएगा वार्तालाप। विलाप क्या होता है, देखिए दुख प्रकट करना, रोना, तो वो हो गया विलाप। संलाप क्या होता है, मन ही मन बातें करना, संलाप हो जाएगा। वार्तालाप यानी 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत। और शब्द भंडार में अगर वृद्धि करनी हो तो उसकी प्रमुख विधि क्या होगी, एकालाप। एकालाप क्या होता है, यानी कि खुद ही बोलते रहना, बड़बड़ाना, तो यानी शब्दों में वृद्धि करना, तो बोलते जाना लगातार, वो हो जाएगा हमारा एकालाप। यानी कि एक ही अलाप बोलते हैं ना, राग अलापना, तो अलापना क्या होता है, दोहराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए सही शब्द चुनकर लिखिए। तो ये है हस, हंस, हस और हंस। तो हंस कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन डी वाला, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, से स्वर वाचन का अर्थ है। तो से स्वर यानी कि स्वर के सहित वाचन, तो इसका अर्थ क्या होगा, कवियों का लयपूर्ण गायन नहीं होगा, लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पाठन नहीं होगा, कहे हुए अंश का अनुकथन नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ध्वनि नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कि लो सूर्य डूब गया। तो इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण क्या है। तो अर्थ परिवर्तन का कारण क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रीचेक भी कर लेना। मैंने देखिए फिर भी इसको देखने का पूरा प्रयास किया है। तो अब देखिए जैसे माधुर्य गुण है, तो एक होता है माधुर्य शब्द शक्ति होता है, लघुता व्यंजना शब्द शक्ति होता है, और समास। समास आप लोग जानते ही हो, लघुता होता है किसी चीज़ में कमी। माधुर्य गुण क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माधुर्य गुण होता है किसी चीज़ की शोभा या सुंदरता या मधुर होने का भाव हो, तो उस चीज़ का अगर भाव है तो वहाँ पर माधुर्य। और एक हो जाता है व्यंजना। तो व्यंजना क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है, तो इसमें देखिए जैसे व्यापार या किसी लक्ष्य या किसी तीसरी चीज़ का बोध कराए, तो वहाँ पर व्यंजना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये चीज़ समझिए कि सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण क्या हुआ। तो सूर्य डूब गया तो परिवर्तन क्या हुआ कि सूर्य में लघुता, यानी कि उसमें कमी हो गई। पहले देखिए पूरा सूर्य था, अब डूब गया तो धीरे धीरे खत्म हो गया होगा, तो कौन सा भाव हो गया, लघुता का भाव यहाँ पर हो गया। अगर आप ऐसे मान के चलते हो कि जैसे कि शोभा या सुंदरता का वर्णन, तो इस तरह से तो सूर्य का कोई वर्णन नहीं किया गया, ना ही सूर्य की सुंदरता के बारे में बताया है, ना ही उसकी शोभा को प्रकट किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लेना, मैं खुद से बोल रहा हूँ आपसे कि अगर कोई डाउट होता है तो एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द काल का पर्यायवाची नहीं है।
तो ये भी पता है कि मृत्यु को बोलते हैं कि तेरा काल आ गया, तेरी मृत्यु आ गई, तो ये तो सभी को पता होगा। काल समय होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, काल अवसर भी होता है। सी और डी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं बता देता हूँ, काल अवसर भी होता है, काल गति नहीं होता, काल की गति होती है, ना कि काल गति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर बताना है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप से शुद्ध है। तो यहाँ पर हमको सुसंस्कृत लिखा है, तो देखिए सुसंस्कृत किस तरह से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाले सभी करेक्ट होंगे। यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा लगाई है, यहाँ पर संस्कृत लिख दिया है, पता नहीं कैसे लिखा है, ये तो गलत ही है, तो गलत का क्या पढ़ना, यहाँ पर भी आपका गलत है, यानी कि रे यहाँ पर गलत लिख करके दिया है। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो ये सोच के पढ़िए कि आप सीखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हो, और ये सोच के मत पढ़िए कि यार मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो उससे ना आपका मामला ख़राब हो जाएगा। जितना भी सीखो आप उसको सीखने के मन से सीखो। तो हमेशा प्रैक्टिस सेट ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए कि अगर हमको आता है तो बड़े ही शालीनता के साथ उसका आंसर टिक करें और अगले क्वेश्चन पर जाएं। जो बताने की कोशिश की जाती है आपको वो भी सुनना चाहिए, क्या पता क्या नई चीज़ आपको बता दी जाए। तो एक स्टूडेंट को हमेशा स्टूडेंट ही बन के रहना चाहिए और हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हमको कुछ नया सीखना है। अगला क्वेश्चन, अविवेकीकरण का अर्थ क्या है। तो अविवेकीकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए विवेक क्या होता है, बुद्धि ज्ञान हो जाएगा, तो यह अविवेकीकरण क्या हो जाएगा, अज्ञान। संस्कृति होगा, नहीं होगा। अविवेकीकरण का विपरीत हो जाएगा विवेक, तो ये तो विलोम हो गया, और ज्ञान और विवेक सेम बात हो गई, तो यानी कि अविवेकीकरण का उल्टा हो जाएगा ज्ञान और विवेक। तो अविवेकीकरण का अर्थ अज्ञान। अगला क्वेश्चन है परावलंबन। तो परावलंबन शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वावलंबन हो जाएगा सीधे सीधे। परजीवी, परोपकार, कृतघ्न ये कुछ नहीं होगा, कृतघ्न कृतज्ञ का होता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोगों को बताना है निम्नलिखित शब्दों में अज्ञान शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अज्ञान शब्द का सही अर्थ क्या होगा, अंधेरा, तो बिल्कुल नहीं। उजाला, नहीं। मतिहीन और निरक्षरता, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मतिहीन, तो अज्ञान का सही अर्थ होता है मतिहीन, ना कि निरक्षरता। निरक्षरता हो जाएगा अनपढ़ता, तो जो अनपढ़ होगा वो अज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही हमारा मतिहीन कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वत शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत का पहाड़ होता है, नग होता है, भूधर होता है। अम्बुधि, अब मैंने आपको बताया था कि धै वाले समुद्र के होते हैं, तो अम्बुधि किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसान शब्द। किसान शब्द है तो तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशी। तो देखिए कृषक का क्या होता है, किसान, तो जब किसान हमारा तद्भव है तो उसका तत्सम क्या होगा, कृषक होगा। कृषक हो जाएगा तत्सम और किसान हो जाएगा तद्भव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुहावरा बताना है आपको कि पूरी तरह तैयार हो जाना, इस अर्थ के लिए एक मुहावरा कौन सा होगा। तो पूरी तरह उल्टी गंगा बहाना, नहीं। उंगली पर नाचना, बिल्कुल नहीं। ईद का चांद होना या कमर कसना, तो सभी बच्चों का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, इस शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो स्वयं, आप, तो ये कौन सा हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका उसका, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से आते हैं, मैं वाला आता है, मैं, हम, ये आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में दो चीज़ें याद रखिए, एक स्वयं और एक आप। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह, वह, ये, तो ये निश्चय हो जाएंगे, जो निश्चित चीज़ें हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है सर्वनाम का, ये भी आपको बताई है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। तो सर्वनाम की अशुद्धि है, तो फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए। तो मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो कोई गलती नहीं दिख रही। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, कोई गलती नहीं।
वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो अभी तक तो कोई गलती नहीं है, तो क्लियरली हमको पता चल गया कि डी में ही गलती होगी। अब क्या गलती है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो देखिए तेरे मेरे इस तरह का, तेरे जो शब्द है तेरे को, तो ऐसा शब्द क्या होता है गलत, तो कौन से में गलती है, डी में। सही क्या होगा, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा या मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। अगर कहीं लिख करके आता है मैं तुझको एक घड़ी दूंगा, तो देखिए उसमें भी 50% पॉसिबिलिटी है कि वो गलत मान लिया जाए, क्योंकि मैं तुमको या तुझे, ये चीज़ें हमारे बिल्कुल 100% करेक्ट होती हैं। अगर तुझको कहीं आता है तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना होगा कि अगर आपको कोई दिख रहा है श्योरिटी के साथ कि उससे अलग कोई गलत है तो उसको टिक कर दीजिए, वरना आपका तुझको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बोला क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बोल देते हो कि आपने गलत करा दिया। तो देखिए गलत आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। जब ऐसे बोलते ना कि तुमने गलत कराया, तो ये डायरेक्टली चीज़ें गलत होती हैं। आप ये बोलिए कि सर क्या जो क्वेश्चन है कि इसमें ये गलती हो गई, तो जो कहने का तरीका होता है ना वो भी बहुत डिफरेंट होता है, चीज़ों को अलग अलग भाव प्रकट करना, तो ये क्या होता है हमारा बोलने के तरीके से। तो कहने का जो तरीका होता है लहजा, तो उसको चेंज करना होगा। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो निश्चित वाला। कोई, अगर आपसे बोले कि कोई आया है, तो क्या आपका निश्चित हुआ कि कौन आया है, तो बिल्कुल नहीं। क्या, कहाँ, तो यह आपका निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या खाया, तो वैसे भी ये तो प्रश्नवाचक है। कहाँ, तो ये भी आपका अनिश्चय हो जाएगा। अगले में है कि शब्द अनिश्चयवाचक है, पिछले में आपको निश्चय बताना था, इसमें अनिश्चयवाचक बताना है। तो क्या होगा, कुछ होगा, कौन होगा या वही, तो क्या और कौन तो आपके प्रश्नवाचक हो जाएंगे, वही और कुछ में बचता है, तो वही आपका निश्चित हो जाएगा। तो कुछ, तो क्या हो जाएगा आप, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ तो मेरे ख्याल से शायद परिमाण वाला होगा। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या प्रश्नवाचक हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बचता है हमारा कौन, तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कौन आया है, तो वैसे भी प्रश्नवाचक है और अनिश्चयवाचक है, और अनिश्चयवाचक ही हमको बताना है। तो हो सकता है कौन और कुछ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो कुछ भी अनिश्चय होगा, लेकिन कुछ क्या होता है परिमाणवाचक में आता है। तो यहाँ पर देखिए बी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक संख्या जो होती हैं, तो अनिश्चय होती हैं, एक अनिश्चित परिमाण संख्यावाचक होती है और एक निश्चित, तो ये वाला बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों को हम कहाँ रख लेंगे, ये दोनों आ जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 36, और यहाँ पर क्या बताना है कि ब्राह्म चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है। तो सबसे ज़्यादा हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक का पूर्ण विराम ये रहा, विस्मयादि बोधक ये रहा, अल्प विराम ये रहा, और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा। तो इनमें से किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो आप लोग बोलोगे पूर्ण विराम का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो अल्प विराम कौन सा होता है, ये वाला। तो देखिए यही वाले आपके जो विराम चिन्ह है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। अब विराम चिन्ह तो आपको पढ़ाने की आवश्यकता कोई है नहीं, अगर आवश्यकता है तो आप देखिए, मैंने आपसे बोला था कि जो पुरानी क्लासेज हैं हमारी, उसमें मैंने आपको हिंदी टॉपिक वाइज करके पढ़ा रखा है, तो मैंने आपको विराम चिन्ह भी कराए हैं। एक ही क्लास में ऐसे करके पढ़ाए हैं कि आपको एक विराम चिन्ह के 4 उदाहरण, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, और क्या गलती हम करते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग करने में, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आप उसको देख लीजिए। तो ये भी यानी कि कहने का मतलब विराम चिन्ह भी आपको पढ़ा दिए। तो देखिए कुछ नहीं बचेगा, बस आप एक बार डेडिकेशन के साथ लग जाइए और तैयारी कीजिए। अब हमसे बोला है कि अल्प विराम का प्रयोग जो है अशुद्ध है। अब प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला, संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, गांधी जी ने कहा था आराम हराम है, बस आप रहने भी दें। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अल्प विराम लगेगा यहाँ पर, जहाँ पर रुके हैं, बस आप रहने भी दें, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा, और बस के बाद में हमारा अल्प विराम लग जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से एक शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव होगा। तो देखिए कक्षा है, काठ है, पुण्य है या नक्षत्र है। तो देखिए नक्षत्र तो हमारा तत्सम है,
तो अब इसका तद्भव क्या होता है, तो नखत होता है। पुण्य का क्या हो जाएगा, तो पुण्य आपको पता है, पुण्य भी हमारा तत्सम है। अगला आ जाता है काठ, तो काठ क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। अब ये तद्भव है तो फिर इसका तत्सम क्या होगा, तो काठ का तत्सम होता है हमारा प्यारे दोस्तों काष्ठ। तो काठ क्या होती है, काठ की लकड़ी होती है, तो काष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, काठ हो जाएगा। और हमसे बोला था तत्सम नहीं है, तो तत्सम हमारा काठ नहीं है। अगला क्वेश्चन, तत्सम तद्भव, तो ये तो आपका देखिए कहाँ आ जाएगा, ग्रामर वाले पोर्शन में आ जाएगा, व्याकरण वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो वहाँ से आप इनको याद कर लीजिए। वोकेबुलरी में हम बोलते हैं कि वोकेबुलरी याद कीजिए, तो वहाँ से आप इसको याद कर लेंगे। तो सारे तत्सम तद्भव अगर आप बोलोगे तो एक में देखिए बहुत बड़ी वीडियो यानी कि 200-300 तत्सम तद्भव जो आपके मेन है वो आपको करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। संधि करा दूंगा इम्पोर्टेंट, तो वो सारी चीज़ें तो आपको मैं करा ही दूंगा, लेकिन उससे अलग भी तो आपको तैयारी करानी है। अगर आप पहले चैप्टर वाइज चाहते हो तो आपको मैं वो करा दूंगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। आगे हमको फिर से बोला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए अंतरिक्ष होगा, गांव होगा, सुनार होगा या अंधेरा। तो देखिए अंधेरा तो तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंधकार। गांव भी तत्सम शब्द तद्भव शब्द है, तो इसका हो जाएगा तत्सम ग्राम। सुनार भी तत्सम शब्द तद्भव शब्द है, तो इसका हो जाएगा स्वर्णकार। बार बार मुँह से तत्सम निकले जा रहा है, तो स्वर्णकार होता है तत्सम और उसका तद्भव सुनार। अंधकार होता है तत्सम और उसका तद्भव हो जाएगा हमारा अंधेरा। आगे है गांव, तो गांव का ग्राम हो गया, तो बचता है हमारा अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर ए। तो तत्सम शब्द का चयन हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक युग्म गलत है। तो पहले आपको तद्भव देखना है, फिर आपको तत्सम। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रेशियो वाले चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो का ध्यान रखिए, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अश्रु का आंसू होता है, बिल्कुल ठीक है। क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल ठीक है। सत्य का सच होता है, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए जो ऑप्शन बी है, तो भ्रमर का भोरा होता है, ना कि भ्रामर का। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ठुमरी हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा, सियार हो जाएगा या पगड़ी। तो तत्सम शब्द सियार, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत सारे तत्सम तद्भव हमारे हो गए आज तो भाई। तो देखिए तत्सम तद्भव पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो देखिए वोकेबुलरी वाला पार्ट बहुत आ रहा है, तो उस पर आपको फोकस करना होगा। और मेन चीज़ है आपके तत्सम और संधि, ये दो चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची, और तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द। तो वैसे हालांकि ये सब चीज़ें आपको याद करते हो, लेकिन जो फोकस मेन होना चाहिए आपका आपके CISF वाले एग्ज़ाम में, तो वो होना चाहिए पर्यायवाची, तत्सम, और आपको जो तीसरी चीज़ बताई है वो संधि। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो सोम अमृत का पर्यायवाची है, बिल्कुल है। पीयूष है, तो बिल्कुल है। अमीय भी है, लेकिन हेम नहीं है। तो अब भैया हेम की बात करें तो ये किसका पर्यायवाची होगा, तो ये होता है स्वर्ण, सोना, कुंदन, कनक। तो किसका पर्यायवाची होता है हेम, सोने का। अगला स्लीपिंग वाला सोना नहीं, स्वर्ण वाला सोना जो महंगा वाला होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43 आ गया। और यहाँ पर बताना है कि कर्ण को अधीरथ सुत कहा जाता है। सुत क्या होता है, पुत्र होता है। तो अधीरथ सुत क्यों कहा जाता है, तो देखिए अधीरथ का अर्थ हमको बताना है कि रेखांकित शब्द का अर्थ। रेखांकित शब्द कौन सा है, रेखांकित शब्द है अधीरथ। तो अधीरथ को क्या बोलते हैं, तो अधीरथ होता है देखिए सारथी। अब सारथी कौन होता है, सारथी जो रथ को हाँकता है। तो अब यहाँ से रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, पराक्रमी या कोषाध्यक्ष। तो आप फटक से आंसर लगा दोगे रथ हाँकने वाला। वैसे भी इस क्वेश्चन को आप कर ही सकते थे। सूत पुत्र कर्ण कहा जाता था, तो सूत यानी दास होता है सूत। तो सूत दास, और अधीरथ, अधीरथ कौन था, तो जो रथ को हाँकता था उसको अधीरथ या सारथी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वाक्य में अत्याचार का अर्थ क्या होगा, तो अत्याचार शब्द का अर्थ बताना है। तो अत्याचार क्या होता है, अत्याचार होता है जुल्म। ठीक है, जुल्म तो आप जानते ही होंगे। तो अनाचार होगा दुष्कर्म, उत्पीड़न या कुपोषण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए में गोविंद का शब्द का तात्पर्य। तो गोविंद शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से बताना है गोविंद शब्द का तात्पर्य हमारा क्या होगा। तो देखिए, अगर हम देखें इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पर दिया है गुरु और गोविंद, तो गोविंद का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गोविंद का अर्थ हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पर ईश्वर। ईश्वर वाली बात की गई है। तो गुरु जी हैं यानी जो आपके गुरु होते हैं, और एक जो आपके दूसरे हैं गोविंद, तो यानी गोविंद क्या हो गए, गोविंद हो गए हमारे ईश्वर। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ईश्वर का तात्पर्य किससे है। तो ईश्वर का तात्पर्य महेश से होगा, रमेश, दिनेश या सुरेश। तो देखिए, महेश होते हैं हमारे शंकर भगवान, और गोविंद किसको कहते हैं, विष्णु जी को। तो इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इनका पर्यायवाची होगा रमेश। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन 46 में बताना है, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, अंधविश्वास, नास्तिक, स्वास्तिक या भौतिक। तो आपका आध्यात्मिक का विलोम भौतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि व्यस्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अति व्यस्त होगा, तो बिल्कुल गलत। अस्त व्यस्त यानी बिखरा हुआ, नहीं। अभ्यस्त तो खुद ही मग्न हो जाएगा, किसी चीज़ में अभ्यस्त होना, लगे रहना, तो यह क्या हो जाएगा, अव्यस्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अभिराम और अतिराम। अभिराम और अतिराम का सही अर्थ बताना है। तो सबसे पहले आपको अभिराम का ही अर्थ बताना है और उसके बाद अतिराम का। तो प्रातःकाल और रुकावट, नहीं। तो अभिराम सुंदर होता है, तो किस में दिया है, एक ये रहा सुंदर और एक ये रहा सुंदर। तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको बोला था जो आपके एग्जाम्स में होता है वो यही होता है कि इनके आंसर इधर उधर करके दे दिए जाते हैं और आप ऑप्शन टिक कर देते हो, फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत, फिर आप सोचते हो कि यार गलत क्यों हुआ। तो पहले अभिराम, तो पहले सुंदर, बाद में अतिराम, तो यानी कि लगातार। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 49, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर फटाफट से बता दीजिए कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 50 क्वेश्चन कराता मैं आपको, लेकिन एक क्वेश्चन कम रह जाएगा क्योंकि वो आगे दिया है। अगला जो हमारा सेट होगा उसमें हम 51 क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसमें कोई इशू वाली बात है नहीं। तो देखिए, तुलसीदास जी के पदों में रस प्रधान कौन सा है। तो वैसे इनके पदों में कौन सा रस प्रधान होता है, भक्ति रस। लेकिन जब भक्ति रस ना दिया जाए तो वैसे शांत भी है इनके रसों में, श्रृंगार भी है, हास्य भी है। लेकिन जो सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देंगे वो देंगे हम श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन आपको नहीं कराए या किस तरह के आपको, किस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए, वो आप लोग बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 49 क्वेश्चन कवर किए। आउट ऑफ 49 आप अपना स्कोर बताना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे यहाँ पर हमारे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। और आपको क्वेश्चन देखिए कैसे लगे, पेपर हल्का लगा, आसान था, भारी था। और मेरी मेहनत के बारे में भी बताना, जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से पेपर जो पिछले हैं ढूंढ के आपको करवा रहा हूँ, तो उसके लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, जिसको पढ़ने से मुझे खुशी मिलती है। और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बच्चों को पता चल सकेगा। तो मेरी मेहनत के लिए फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी आगे की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।